In today's lecture, we will discuss the next part of sterile manufacture. Okay, in that lecture, we have to discuss the next part, that is formulation of parenterals. तो हमने आज के लेक्चर में क्या करेंगे, आगे के जो पार्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल्स वो स्टडी करेंगे। ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं हो रहा है आपको। ओवरऑल जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया था, पीडीएफ मैंने सेंड किया था, उसके हिसाब से आपने स्टडी करना है। जैसे कि सीलिंग के अंदर हमने देखा था कि पुल सीलिंग, टिप सीलिंग जो एम्प्यूल्स के लिए की जाती है, फिलिंग, वैक्यूम सीलिंग, फिलिंग, ये जब प्रोसेस है ये सब हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना है। और कौन सा कंटेनर हमने पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है वो हमने आज के लेक्चर में स्टडी करना है। देन तो फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल के अंदर ये बहुत ज़्यादा आपको डीप में हो गया है। एक जो चैप्टर है हम आज जो स्टडी कर रहे हैं जो कि स्टेराइल मैन्युफैक्चर कहलाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है कि नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर, उसके हिसाब से पैरेंटल प्रिपरेशन आपको प्रिपेयर करना होता है। समझ में आता है आपको, जो कि फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल के अंदर आज के लेक्चर में हम देखेंगे द प्रिपरेशन ऑफ पैरेंटल सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स इनटू अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट वाटर। ये सब ने हमने पहले लेक्चर में जैसे कि एक्सिपेंट एंड एडिटिव्स जैसे बोलेंगे हम, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में और फर्स्ट इसका जो हमने लेक्चर ली थी उसके अंदर हमने स्टडी किए थे कि एक्वियस व्हीकल लेना है, नॉन एक्वियस व्हीकल हमने लेना है पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए, तो कैसे लेना, उसको कौन सा लेंगे, तो वो हमने सब देख लिए थे। द स्टेराइल सॉल्यूशन में कंटेन वन और मोर फॉलोइंग एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट्स सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर एडजस्टर सच एज NaCl एंड मैनेटॉल, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स सच एज बेंजाइल अल्कोहल, बफरिंग एजेंट्स फॉस्फेट, एसीटेट, सैचरेट, एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज बाइसल्फाइड, एस्कॉर्बिक एंड सैचरेट, चिलेट्स, EDTA टू सिक्वेस्टर्स, हेवी मेटल्स विच कैटालाइज डिग्रेडेशन। ओके, ये सब हमने एज ऑफ एक्सिपिएंट्स एंड एडिटिव्स एंड एक्सिपिएंट इज यूज टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी efficacy of the preparation. Okay, improve the stability efficacy of this preparation to called as additives and excipients. Okay, in case of following new compound in a formation of related to basic properties such as molecular weight, solubility, purity, coagulative properties, chemical reactivity etc. to be considered. अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एक्सिपिएंट और एडिटिव्स जैसे कि डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से अलग और भी जैसे कि सोलिबिलिटी है, देन उसके बाद प्योरिटी है, देन कोएगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ रहता है, केमिकल रिएक्टिविटी, देन प्रिजर्वेटिव, ये भी सब हमने एज ए एक्सिपिएंट और एडिटिव बोल के हमारे प्रिपरेशन के अंदर हम ऐड करते हैं। Inert gases have been used to dispense oxygen from solution and reduce the possibility of oxidative changes in the formulation. Inert gases में भी used to stabilize solution. Inert gases भी हम जैसे कि केमिकली इनर्ट होता है, इनर्ट गैसेस ये भी हम हमारे प्रिपरेशन के अंदर यूज़ करते हैं टू डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम सोल्यूशन। ऑक्सीजन जो होता है हमारे सोल्यूशन के अंदर उसको डिस्प्लेस करने के लिए हम इनर्ट गैसेस का भी यूज़ किया जाता है। देन रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेटिव चेंजेस इन द फॉर्मुलेशन, जो भी ऑक्सीडेशन होता है हमारे प्रिपरेशन के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए हम इनर्ट गैसेस हमारे प्रिपरेशन के अंदर ऐड करते हैं। ओके, देन उसके बाद जैसे कि फॉर्मुलेशन में हम स्टडी कर रहे हैं, एक तो नॉन स्टेराइल होता है, जो नॉन स्टेराइल से रिलेटेड ऑल दिस नॉन स्टेराइल इज इंक्लूडेड इन योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चर और नॉन स्टेराइल प्रोडक्ट। ओके, तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर लेंगे। देन उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ पैरेंटल के अंदर सेकंड ऑपरेशन है जो कि स्टेरिलाइजेशन बोला जाएगा। देन उसके बाद ऑपरेशन ऑफ स्टेराइल बॉटल सब डिवीजन। ओके, स्टेराइल सब डिवीजन ऐसे बोलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डीप में है, आपको जैसे मैंने PDF सेंड किया था उस PDF के हिसाब से आपने स्टडी करना है, ये बहुत ज़्यादा डीप में है। तो स्लाइड में था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देन आप जैसे हम फॉर्मुलेशन में बनाते हैं तो स्टेरिलाइजेशन करना है हमको। स्टेरिलाइज द बल्क सॉल्यूशन फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट, जैसे कि नॉन स्टेराइल हमारा प्रिपरेशन है, नॉन स्टेराइल है हमारा वाटर, स्टेराइल नहीं है, तो हमने उसको स्टेराइल करना है फर्स्टली। तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन था, जैसे हम नॉन स्टेराइल बोलेंगे, जो हमारा व्हीकल है नॉन स्टेराइल है, तो उसको हम पहले से जो बल्क सॉल्यूशन है, जो व्हीकल है, हमने उसको स्टेराइल किया। स्टेप 6 इज जो आगे के स्टेप है 6, उसको बाय फिल्ट्रेशन थ्रू स्टेरिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो ऑपरेटर्स होता है उससे हमने हमारा प्रिपरेशन स्टेराइल करना है विथ एन अप्रोप्रिएट नॉन शेडिंग प्री क्लैरिफिकेशन फिल्टर। तो फिल्ट्रेशन करेंगे, हम स्टेराइल करेंगे हमारे व्हीकल को, हमारे सॉल्यूशन को। कलेक्ट द स्टेराइल फिल्ट्रेट डायरेक्टली फ्रॉम स्टेरिलाइजिंग मेम्ब्रेन वाया स्टेराइल ट्यूबिंग साइफॉन।
तो जैसे भी हमारा सॉल्यूशन जो है, फिल्ट्रेशन जो सॉल्यूशन है उसको फिल्टर करेंगे, उसको स्टराइल करेंगे। कलेक्ट स्टराइल, जो कलेक्ट करना है हमारा जो फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट करेंगे, स्टराइल जो फिल्ट्रेट है उसको कलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली फॉर्म स्टरलाइजिंग मेम्ब्रेन वाया स्टराइल ट्यूबिंग एंड साइफन इनटू अ स्टराइल क्लीन क्लोज्ड वेंटेड एसएस टैंक और ग्लास वेसल्स बोलेंगे उसको, उसके अंदर कलेक्ट करेंगे। जो हम फिल्ट्रेट कर रहे हैं और फिल्ट्रेशन जिसका कर रहे हैं, डिस्टिल जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसको हम कलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम स्टीम डिस्टिलेशन जैसे हम देखते थे, स्टीम डिस्टिलेशन है, देन वैक्यूम डिस्टिलेशन, तो इसको हम स्टराइल कैसे करते थे, और उसको जो लिक्विड था, हम जो लिक्विड हमारा आता था साइड में जो कि हम कलेक्ट करते थे, तो उसको हमने कलेक्ट करेंगे। देन ऑपरेशन सेकंड में स्टराइल सब डिविजन में आगे देखते हैं। Aseptically subdivided sterile bulk solution into an appropriate sterile कंटेनर में लेना है हमारे aseptic एरिया में, हमने इसको रखना है साइड में। Aseptically apply sterilized closure system to container and seals sample across filtering operation at intervals determined by quality control standards for sterility test and volume fill checks. Visually inspect all units of defects and particulates against a well lighted black and white background. सबमिट सैम्पल्स टू क्वालिटी कंट्रोल लैब फॉर रिलीज ऐसे। जैसे कि हम एक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, उसको जो व्हीकल है उसको हमने स्टराइल करना है, और हम बहुत सारे प्रिपरेशन के अंदर स्टराइल वाटर फॉर इंजेक्शन लेते हैं, जो कि स्टराइल करके और डिस्टिलेट करके हमने प्रिपेयर किया जाता है। और मार्केट में प्रिपरेशन मिलते हैं छोटे छोटे बॉटल, स्टराइल बॉटल, तो उसका यूज़ करके हम हमारा प्रिपरेशन बनाएंगे स्मॉल पर्पज़ के लिए, जैसे कि लैब में हमने यूज़ करना है, कुछ टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए। लेकिन लार्ज जो प्रोडक्ट होता है, जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि वो जो प्रिपरेशन है, सॉल्यूशन है, जो व्हीकल है, उसको हमने स्टराइल करते हैं पहले, और उसको असेप्टिक एरिया में पहले रखते हैं, असेप्टिक एरिया मेंटेन करते हैं। लैमिनार एयर फ्लो, जैसे कि मैंने बताया था कि एक रूम होती है, एक रूम होती है लैमिनार एयर फ्लो, एक ऑपरेटर और एक मशीन होती है जिसमें हम हमारा प्रिपरेशन बनाते हैं। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से हमारे कंटेनर को भी सेप्टिक करेंगे और उसको स्टराइल करेंगे। उसके बाद हमने हमारा सैंपल जो होता है उसके अंदर फिल्टर करके उसके अंदर डालेंगे, और उस क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होती है हमारे फॉर्मुलेशन की, क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट होती है और क्वालिटी एश्योरेंस जो टेस्ट होती है वो हमने परफॉर्म करना है। विजुअली इसके अंदर कुछ अगर दिखता है फॉरेन पार्टिकल, तो उसको साथ ही उसको डिस्कार्ड करेंगे। उसको हमारे जो क्लैरिटी apparatus होता है उसके अंदर हम हमारे प्रिपरेशन को चेक करेंगे। अगर उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स अगर है उसके अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, उसको फिर से हम फिल्टर करेंगे, उसको फिर क्लैरिफाई करेंगे और उसके बाद सबमिट करेंगे कंटेनर के अंदर, और उसका जो क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लायोफिलाइजेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टराइल पाउडर्स। ये है, आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके ये इस स्टराइल मैन्युफैक्चर के अंदर नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये उसके आगे देख लेते हैं हम कंटेनर्स फॉर पैरेंटल प्रिपरेशन। क्या कंटेनर हमने पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं? एक तो ग्लास का है, देन प्लास्टिक है, देन रबर है। ये भी बहुत ज़्यादा डीप में है, हम थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं इसके बारे में। ग्लास का क्या है, तो ग्लास हमने फार्मास्यूटिक फर्स्ट में स्टडी किए थे। ग्लास के टाइप थे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप देन बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, ये सब सारे ग्लास के एक टाइप होते हैं। तो कौन से टाइप का कंटेनर ग्लास का हमने पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है वो देखते हैं हम। ग्लास इट इंक्लूड्स एम्प्यूल्स, वायल्स, 1 लीटर बॉटल्स एंड मोर कैपेसिटी। तो ग्लास में हमने एम्प्यूल्स लेना है, वायल्स लेना है, 1 लीटर बॉटल की जो कैपेसिटी की बॉटल होती है 1 लीटर की, वो हमने यूज़ करनी है। देन प्लास्टिक के अंदर 1 लीटर कैपेसिटी की और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, वो यूज़ करना है, जैसे कि सलाइन बॉटल होती है प्लास्टिक के अंदर वो। देन रबर उसके अंदर क्लोजर मटेरियल सील्ड विथ एल्यूमिनियम से सील किया हुआ क्लोजर हमने यूज़ करना होता है। देन ग्लास का देख लेते हैं पहले, बहुत ज़्यादा डीप में हम थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं, जैसे आपके बुक में उसके हिसाब से आपने स्टडी करना है। द ग्लास जो थोड़ा सा आगे पीछे है हेडिंग में और थोड़ा सा समझने में आपको डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जैसा भी यहाँ जैसा मैंने पीपीटी में और स्लाइड में बताया है उसके हिसाब से कंपेयर करके आपने पीडीएफ के अंदर से नोट्स निकालने हैं और वहाँ से आपने स्टडी करना है चैप्टर को। ओके, द ग्लास यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कंटेनर्स सच एज एम्प्यूल्स, वायल्स एंड बॉटल्स complies with one of the requirements for hydrolytic resistance। हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस एक टेस्ट होती है, उसको परफॉर्म करना होता है। जैसे हाइड्रोलाइटिक मतलब क्या कि जैसे भी हम
हमारा जो फॉर्मुलेशन है हम अगर कंटेनर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि अल्कली लिबरेट होगी। तो अल्कली लिबरेट ना हो इसलिए उसके लिए हमने हाइड्रोलाइटिक टेस्ट परफॉर्म करनी होती है और हाइड्रोलाइटिक कंटेनर हमने यूज़ करना होता है, जो कि हमारा प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन के अंदर ग्लास का जो मैटर होता है और ग्लास के अंदर जो जो मटेरियल से हमने प्रिपेयर किया होता है उसका इफ़ेक्ट और केमिकल्स और उसके अंदर के जो प्रोडक्ट है वो हमारे प्रिपरेशन के अंदर ना जाए, इसलिए हमें हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करनी होती है और ग्लास के अंदर हमने हमारा सॉल्यूशन ऐड करना होता है। तो आगे देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लास की 3 टाइप होते हैं। द टाइप्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय रेजिस्टेंस टू वाटर अटैक ऑफ न्यू ग्लास कंटेनर, the degree of attack being determined by amount of alkali release from the glass under specified condition। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एक ग्लास के 3 टाइप होते हैं और उसके अंदर जो कि बताया जाता है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस टू वाटर अटैक, वाटर जैसे कि एसिड है, एसिड हम इसमें प्लास्टिक में डालते हैं क्या, नहीं डालते, उसको हम ग्लास कंटेनर यूज़ करते हैं। अलग अलग ग्लास को हम जैसे कि हमने देखा था फार्मास्यूटिक फर्स्ट में बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, इससे हमने ग्लास का प्रिपरेशन किया होता है और ग्लास को हमने मैन्युफैक्चर किया होता है। तो कौन से टाइप के ग्लास में हमने हमारा प्रिपरेशन डालना होता है ये मस्ट होता है, उससे रिलेटेड ही हम हमारा प्रिपरेशन डालते हैं। तो स्पेसिफिकली पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए हमने अलग 2 टाइप के ग्लास हमने यूज़ करते हैं। एक तो टाइप फर्स्ट जो कि कहलाता है न्यूट्रल ग्लास एंड टाइप सेकंड जो कि ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ये 2 टाइप के ग्लास होते हैं जो मोस्टली हमने पैरेंटल और ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशन होते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं हम टाइप फर्स्ट, दैट इज न्यूट्रल ग्लास। इट ऑफर्स अस हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ ग्लास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोसिलिकेट ग्लास। इट ऑफर्स हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, मतलब हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस मतलब जैसे भी हम हमारा सॉल्यूशन उस ग्लास के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर कोई भी केमिकल्स का रिएक्शन ना हो और जो प्रोडक्ट है ग्लास का, जो प्रोडक्ट से हमने बनाया है, जो मैन्युफैक्चर किया है, उसके कंटेंट हमारे प्रिपरेशन के अंदर ना आए। तो ये जो न्यूट्रल ग्लास होता है वो हाईली हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस होता है जो कि हमारे प्रिपरेशन को ग्लास से सेफ रखता है, जो कि ग्लास के जो कंटेंट्स होते हैं, जो मैटर होता है ग्लास का, वो हमारे प्रिपरेशन के अंदर ना आए। तो टाइप फर्स्ट जो होता है वो न्यूट्रल ग्लास का होता है और वो हाईली हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंट होता है और जो केमिकल कंपोजिशन होता है ग्लास का हमारे प्रिपरेशन के अंदर नहीं आता, तो उसे हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोसिलिकेट ग्लास। और न्यूट्रल ग्लास को और भी हम बोलेंगे कि और ऑल्सो कॉल्ड एज, दूसरा इसका एक नाम है तो उसको बोलेंगे बोरोसिलिकेट ग्लास। टाइप सेकंड जो है ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास क्या होता है? इट हैज़ ए हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। इसका भी हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस है जो कि अप्रोप्रिएट सरफेस में ट्रीटमेंट किया जाता है। इट हैज़ अ हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू एन अप्रोप्रिएट सरफेस ट्रीटमेंट। अप्रोप्रिएट सरफेस ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किया जाता है। देन इसको टाइप थर्ड जो है रेगुलेटेड सोडा लाइम ग्लास। इट ऑफर्स ओनली अ मॉडरेट हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस एंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर नॉन एक्वियस लिक्विड प्रिपरेशन और फॉर पाउडर फॉर इंजेक्शन और फॉर इंजेक्टेबल प्रिपरेशन वेयर एडिक्वेट सोलिबिलिटी टेस्ट हैव इंडिकेटेड फॉर अदर डोसेज फॉर्म। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बात बताया था टाइप फर्स्ट, एंड जो टाइप फर्स्ट है उसको न्यूट्रल ग्लास एंड ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोसिलिकेट ग्लास, एंड टाइप सेकंड दैट इज treated soda lime glass is mostly used for parenteral preparation. Type third glass is used for non aqueous solution preparation and powder for injection। जो पाउडर हमने इंजेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैंने बताया है कि एक पाउडर का जो होता है, पाउडर जो होता है एक कंटेनर में यूज़ किया जाता है, उसको हमने प्रिपरेशन बनाते हैं, उसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं या एक व्हीकल में ऐड करके उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं और वो हमने पेशेंट को देना होता है। तो वो उस पाउडर को हमने टाइप थर्ड ग्लास में रखना है जो कि रेगुलेटेड सोडा लाइम ग्लास से बना होता है, उसमें हमने वो पाउडर को रखना होता है, उसके लिए वो यूज़ किया जाता है। देन NP मीन्स नेचुरल। NP मतलब क्या होता है कि एक जनरल पर्पज़ के लिए, मतलब ऑल जो पर्पज़ होता है उसके लिए हमने यूज़ किया जाता है। जनरल पर्पज़ नॉट फॉर पैरेंटल सोडा लाइम ग्लास, जनरल यूज़ के लिए हमने NP का यूज़ किया जाता है हमको।
जनरल उसको एटलीस्ट उसको ऐसे बोलेंगे सादे, एक जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ किया जाता है इस ग्लास को। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ज़्यादा डीप में है, उतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है। देन आप प्लास्टिक कंटेनर देखते हैं। द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ वेरियस प्लास्टिक मटेरियल्स यूज्ड फॉर कंटेनर इज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक के दो टाइप होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टैटिक, ऐसे दो कंटेनर और दो टाइप होते हैं प्लास्टिक के। तो मोस्टली जो प्लास्टिक हमने यूज़ करना है पैरेंटल के लिए, तो वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होना चाहिए। ऑल ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल एक्सेप्ट लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीस्टाइरीन can be autoclaved if they have been formulated with a low amount of plasticizer। जो कि यहाँ पर दो टाइप के बताया गया है प्लास्टिसाइजर, जो कि यहाँ पर दो टाइप के ऑल ऑफ द पॉलीमरिक मटेरियल हमने यूज़ करना है एक्सेप्ट जो कि लो डेंसिटी में लो डेंसिटी में हमने बनाते हैं पॉलीइथाइलिन और पॉलीस्टाइरीन के जो होते हैं प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमने यूज़ नहीं करने। ऑल और पॉलीमरिक मटेरियल यूज़ करना है एक्सेप्ट पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीस्टाइरीन, क्योंकि उसकी लो डेंसिटी है और लो प्लास्टिसाइजर है उसकी कंटेंट। देन प्लास्टिक कंटेनर आर यूज्ड मेनली बिकॉज ऑफ लाइट इन वेट, नॉन ब्रेकेबल, लो टॉक्सिसिटी एंड लो रिएक्टिविटी विथ प्रोडक्ट्स। पॉलीइथाइलिन एंड पॉलीप्रोपाइलिन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलीमर। ये दो टाइप के जो होते हैं मोस्टली हमने यूज़ करना होता है पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए। द यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हैज़ प्रोवाइडेड टेस्ट प्रोसीजर फॉर इवैल्यूएटिंग टॉक्सिसिटी of a plastic materials. The test consists of 3 phases: implanting small pieces of plastic material in rabbits। तो मटेरियल की जो प्लास्टिसिटी होती है, जो प्लास्टिक कंटेनर होता है उसकी क्या टॉक्सिसिटी है, इवोल्यूटिंग टॉक्सिसिटी क्या है, मतलब वो मटेरियल और प्रोडक्ट के अंदर जो प्लास्टिक कंटेनर है उसके अंदर हमने अगर हमारा प्रिपरेशन डाले तो क्या टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो चेक करने के लिए कुछ टेस्ट यहाँ पर 3 फेजेस में चेक करना होता है हमारे फॉर्मुलेशन को। इम्प्लांटिंग स्मॉल पीसेस ऑफ वो जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स, उसको आईवी रूट से रैबिट के अंदर इंट्रा मस्कुलर रूट से हमने रैबिट के अंदर देना होता है। इंजेक्टिंग इवोल्यूटिंग यूजिंग NaCl इंजेक्शन, NaCl इंजेक्शन के हिसाब से हमने वो प्लास्टिक कंटेनर को पीसेस को हमने इंजेक्ट करना होता है रैबिट के अंदर, विथ एंड विदाउट अल्कोहल का अंदर यूज़ करते हुए। इंट्रावेनसली इन अ माइस के अंदर डालना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। एंड इंजेक्टिंग इवोल्यूटिंग यूजिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल 400 and sesame oil intraperitoneally in a mice, injecting all 4 evaluates subcutaneously in a rabbits. The reaction from test samples must not be greater than non-reactive control sample। तो ये सब ने हमने सॉल्यूशन जो होता है रैबिट के अंदर ऐड करना होता है, जो कि स्मॉल पीसेस के अंदर जो प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं वो डालकर, जो कि क्या होता है कि उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो उसका बोलेंगे दो रिएक्शन फ्रॉम टेस्ट, जो रिएक्शन होती है टेस्ट की फ्रॉम टेस्ट सैंपल मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन नॉन रिएक्टिव कंट्रोल सैंपल, मतलब जो कि नॉन रिएक्टिव कंट्रोल जो सैंपल होता है, जो सोल्यूशन होता है अदर प्लास्टिक कंटेनर का जो होता है सोल्यूशन हमने ऐड किया होता है प्लास्टिक कंटेनर में, जो उसको क्या बोलेंगे नॉन रिएक्टिव कंट्रोल सैंपल, उसके हिसाब से उसका उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी ग्रेटर दैन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलेंगे आप, ऐसा बोलेंगे कि जो नॉन रिएक्टिव सैंपल मतलब जो होता है उसके अंदर हमने जो फॉर्मुलेशन डाले होते हैं उससे ज़्यादा जो हमने सॉल्यूशन ऐड किया होता है रैबिट के अंदर उसका नहीं आना चाहिए ज़्यादा। मतलब एक फॉर एग्जांपल ऐसा बोलना पड़ेगा आपको कि उस रैबिट्स के अंदर कुछ अगर चेंजेस दिखते हैं आपको, स्वेलिंग, या तो उसकी डेथ होती है, या तो उसको कुछ प्रॉब्लम होता है, या तो उसके अंदर कुछ अलग से चेंजेस दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस सॉल्यूशन को हम डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके हम उसको डिस्कार्ड करेंगे, मतलब वो उस प्लास्टिक कंटेनर के अंदर हमने हमारा सॉल्यूशन नहीं ऐड करेंगे। ओके, रैबिट्स के अंदर ये फॉर्मुलेशन जो होता है प्लास्टिक के जो स्मॉल होते पीसेस उसको ऐड करके इंट्रामस्कुलरली और इंट्रावेनसली हमने माइस के अंदर देने हैं अल्कोहल के साथ, अल्कोहल सॉल्यूशन उसके अंदर ऐड करके, और PEG 400 और सीसेम ऑयल इसके अंदर ऐड करके हमने सॉल्यूशन हमारे माइस और रैबिट को देंगे। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस दिखते हैं तो हमने उसको डिस्कार्ड करना है उस प्लास्टिक को, स्पेशली जो पैरेंटल प्रिपरेशन जिसके लिए हमने यूज़ करते हैं
तो उसको हमने डिस्कार्ड करना है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोजर फॉर पेरेंट्रल्स, रबर क्लोजर। These are used to seal the opening of cartridge, vials and bottles, providing material soft and elastic enough to permit entry and withdrawal of a hypodermic needle without loss of integrity of a sealed container. Composition of rubber, it is made up of natural rubber। एक क्लोजर जैसे हमने देखे थे पहले भी, एक रबर का क्लोजर होता है, तो उसी तरह से हमने रबर क्लोजर यूज़ करना होता है पेरेंटल प्रिपरेशन को, जो कि छोटा एक वायल्स होता है, तो उस पर एक रबर क्लोजर हमने ऐड करते हैं, तो इजीली हम वहाँ से इंजेक्ट करके उसमें जो रबर क्लोजर में इजीली हम जो स्मॉल ओपनिंग होती है, और स्मॉल ओपनिंग नहीं होती, एक स्मॉल राउंड किया जाता है, तो उसके बीच में हमने हमारा इंजेक्शन को इंजेक्ट करना होता है, वहाँ से प्रिपरेशन लेना होता है, तो उसके हिसाब से हमने हमारा रबर क्लोजर पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए बनाना होता है, जो कि बना होता है नेचुरल रबर से, लैटेक्स से, एंड सिंथेटिक पॉलीमर और वल्कनाइजिंग एजेंट से, एंड एक्सेलेटर एंड मर्कैप्टो बेंजोथायाजोल, एंड एक्टिवेटर जिनो, दैट इज फिलर, कार्बन ब्लैक एंड लाइमस्टोन, एंड अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज एंटीऑक्सीडेंट एंड लुब्रिकेंट। ये जो क्लोजर रबर क्लोजर बना होता है वो एक नेचुरल रबर से बना होता है, जो कि लैटेक्स होता है, सिंथेटिक पाउडर होता है, वल्कनाइजिंग एजेंट होता है, एसिलेटर होता है, देन मर्कैप्टो बेंजोथायाजोल होता है, देन एक्टिवेटर होता है, देन फिलर होता है, देन अदर इंग्रेडिएंट्स सच एज एंटीऑक्सीडेंट एंड लुब्रिकेंट से ये हमारा रबर क्लोजर बना होता है। Then physical characteristic, several properties of rubber closure are significant, particularly elastic, hardness and porosity. Rubber closure must be sufficiently elastic to provide a snug fit between the closure and the neck. तो वह easily जो वायल्स होते हैं उसको easily वो मतलब easily वो ओपन भी होना चाहिए और इजीली वो खुलना भी चाहिए और बंद होना चाहिए, इसी तरह से वो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। देन नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोजर फॉर पेरेंट्रल्स। तो यहाँ पर बताया गया था, लास्ट पॉइंट था, रबर क्लोजर मस्ट बी सफिशिएंटली इलास्टिक होना चाहिए, स्नग फिट मतलब इजीली फिट होना चाहिए, बिटवीन द क्लोजर एंड द नेक एंड लिप ऑफ ग्लास कंटेनर, मतलब जो ऊपर का नेक होता है इजीली वो उसके अंदर डीप होना चाहिए, मतलब अच्छे से क्लोज होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। द फिजिकल शेप ऑफ क्लोजर वेरी विथ देयर इंटेंडेड यूज। द कॉमन शेप आर फ्लैनड, उसका शेप होना चाहिए फ्लैनड, क्लोजर सेंटर में होना चाहिए, स्लॉटेड फॉर फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट, एक फ्लैनड क्लोजर होना चाहिए, मतलब एक फ्लैटेड होना चाहिए क्लोजर सेंटर के अंदर। देन स्लॉटेड टाइप में होना चाहिए, जो कि फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट हम पेरेंटल प्रिपरेशन के अंदर यूज़ करते हैं, उसके लिए जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो फ्रीज ड्राइड करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हमने स्लॉटेड शेप में बनाना पड़ेगा हमारा रबर क्लोजर। देन उसके बाद द पंचवर्ड फॉर अटैचमेंट ऑफ एडाप्टर्स फॉर इन्फ्यूजन सेट्स, द प्लंगर टाइप फॉर यूज विथ कार्ट्रिज, तो अलग अलग उसके शेप होते हैं। टेस्टिंग फॉर रबर क्लोजर, द यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपेया डिस्क्राइब फिजिको-केमिकल टेस्ट ऑन एक्वेस एक्सट्रैक्ट इंक्लूड पीएच, turbidity, residue on drying, iodine number and heavy metals content. The biological test on saline, PEG polyethylene glycol 400 and cottonseed oil extract include acute and chronic toxicity in mice and rabbits। तो रबर क्लोजर का टेस्ट करने के लिए हमने उसकी जो सॉल्यूशन हमने रखे थे उस प्रिपरेशन के अंदर, तो उसका पीएच देखना पड़ेगा, टर्बिडिटी है कि नहीं, कुछ टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं उस क्लोजर की वजह से हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर, ये सब हमने माइस और रैबिट्स के ऊपर टेस्ट परफॉर्म करके देखना है। देन नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट, बहुत ज़्यादा डीप में है, ये आपको नहीं है, इसके अंदर नहीं है ये। नेक्स्ट जो पार्ट है फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ पेरेंट्रल्स, फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ पेरेंटल, मतलब हमारे पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए हम फिलिंग कैसे करेंगे और सीलिंग कैसे करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में देखे थे फार्मास्यूटिक्स के अंदर, जैसे कि हमारा एम्प्यूल्स है उसको सील कैसे करेंगे, फिल कैसे करेंगे, इंजेक्शन से बीकर के अंदर से इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट मतलब सोल्यूशन कैसे लेंगे अंदर उस इंजेक्शन के अंदर, और उस कैसे उस एम्प्यूल के अंदर डालना है, हम सब देखे थे, सिर्फ ओवरऑल रुक करते हैं। फिलिंग इक्विपमेंट फॉर लिक्विड्स, तो लिक्विड के लिए कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। ए मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड इज फोर्स्ड थ्रू orifice of a delivery tube designed to enter the constricted opening of a container. The size of delivery tube is governed by the opening in the
container to be used. The viscosity and the density of liquid and speed of delivery is desired. The tube must be freely enter the neck of the container and delivery the liquid deep enough to permit air to escape without sweeping the entering liquid into the neck or out of the container. To reduce the resistance to flow of a liquid, the tube should be the max possible diameter. Excessive delivery force causes splashing of liquid and troublesome foaming if the liquid has a low surface tension. तो यहाँ पर ये बताना है कि फिलिंग एंड सीलिंग ऑफ पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए लिक्विड हम कैसा इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करेंगे वो बताया गया है। जैसे कि हमने देखे थे एक एम्पूल्स होता है, एम्पूल के अंदर हमने हमारा प्रिपरेशन इंजेक्ट करना होता है। तो कैसे करेंगे, बीकर के अंदर हमारा जो फॉर्मुलेशन होता है उसके अंदर से हमारा जो इंजेक्शन होता है उसके अंदर हमने इंजेक्ट अंदर से उसको खींच कर पीछे से हमारा प्रिपरेशन लेना है। उसके बाद एम्पूल्स को नीचे सरफेस पे रखेंगे और उसके नेक पर जो होता है निडल्स, नेक पे निडल्स को अंदर नेक के ऊपर जो नेक होता है एम्पूल की उसके ऊपर हमने निडल रखनी है विथ इंजेक्शन के साथ और उसको स्लोली वो प्रिपरेशन क्या बोलते हैं एम्पूल के अंदर डालना है। और इतना ध्यान में रखना है कि जो लिक्विड होता है वो साइड से उस बॉटल के साइड से ना चिटके। अगर साइड के बॉटल का जो सरफेस होता है अगर वो गीला हो गया, अगर हमारा लिक्विड प्रिपरेशन उसको साइड में लगा तो क्या हो जाएगा कि जब हम उसको सीलिंग करेंगे उस एम्पूल को तो वाटर होता है ना, तो उसको जैसा भी हम उसको सील करेंगे, हीट करेंगे उसको सील करते टाइम तो वो क्रैक हो जाएगा और हमारे चेहरे पर बॉडी सरफेस पर उड़ने के और ब्रेक होने के चांसेस होता है। उस ग्लास को कांच जो होता है उसका सब ब्रेक होकर हमारे चेहरे पर या कहीं पर भी बॉडी सरफेस पर उड़ने के चांसेस होता है। इसके लिए अपने हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा व्हीकल है, जो फॉर्मुलेशन है वो डायरेक्टली हमको नीचे बॉटम में फिलअप करना है, साइड में ना चिटके, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। द प्रेशर अब फिल करने के लिए एक तो वैक्यूम फिलिंग होनी चाहिए, देन उसके बाद एक यहाँ पर फिलिंग मशीन जो भी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए एक वैक्यूम फिलिंग होता है और प्रेशर पंप फिलर होता है जो कि हमने यूज़ करना होता है फिल करने के लिए। इजीली जो हमारा सॉल्यूशन है वैक्यूम के हिसाब से उसके कंटेनर के अंदर इजीली जाए, इसलिए हमने यूज़ करना होता है। फर्स्ट देख लेते हैं हम द प्रेशर पंप फिलर। जो प्रेशर पंप फिलर होता है वो हमने यूज़ करना होता है। ऑफ्टन इज ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिकली एंड डिफर्स फ्रॉम ग्रेविटी। एक ग्रेविटी फिलर बोल के भी होता है, तो वो ग्रेविटी फिलर मतलब इजीली ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दिस ग्रेविटी फिलर इजीली fill the formulation in the container. Okay, principally in that liquid is under pressure, liquid जो होता है under pressure के अंदर liquid जो होता है is present in the under pressure of that gravity filler. It is usually equipped with an overflow tube connected to a receiver to prevent excess filling of the container. Easily gravitational force के हिसाब से उस जो पंप होता है उसके अंदर प्रेशर पंप होता है तो वो इजीली वो कंटेनर के अंदर चला जाता है। और अगर एक्सेसिव अगर ओवरफ्लो हुआ तो उसको साइड में करेंगे। ओके, ड्यू टू बाय दिस ग्रेविटी फिलर। वैक्यूम फिलिंग और दूसरा होता है वैक्यूम फिलिंग इज कॉमनली यूज्ड इन अ टेस्टर फिलिंग लाइंस for large volume of the liquid because it more adaptable to automation. A vacuum is produced in a bottle when a nozzle, a gasket makes a seal against the lip of the bottle to be filled. तो वह वैक्यूम एक फीलिंग होती है। तो एक टेस्टिंग फील यहाँ पर क्या बताया गया है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि वैक्यूम जो फिलिंग होता है जो लार्ज कंटेनर होता है जैसे कि वो 100 लीटर बॉटल्स है, 1000 लीटर बॉटल है, उसके अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑटोमेटिकली ये मशीन के हिसाब मशीन थ्रू द मशीन ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो लिक्विड होता है कि उस कंटेनर के अंदर फिल होता है और उसके अंदर वैक्यूम ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। क्योंकि अगर जो लिक्विड प्रिपरेशन होता है जो कि हमने शेक करना होता है तो उसको शेक करने के लिए थोड़ा सा वैक्यूम होने के लिए थोड़ा सा शेक करने के लिए और ईजिली हम हमारा इंजेक्ट करने के लिए उसके अंदर बॉटल के अंदर वैक्यूम प्रोड्यूस होता है। तो एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि वैक्यूम फिलिंग के हिसाब से फिल किया जाता है बॉटल के अंदर। द वैक्यूम इज ड्रॉन, बाद में वैक्यूम जो होता है उसको बाहर निकाला जाता है द लिक्विड फ्रॉम रिजर्वायर थ्रू द डिलीवरी ट्यूब से जो वैक्यूम होता है उसको बाहर निकाला जाता है। व्हेन द लिक्विड लेवल रीचेज, जो भी ज़्यादा फिलअप हो गया है हमारा
फॉर्मुलेशन उसके अंदर थोड़ा सा वैक्यूम फिलिंग मतलब क्या, जब हम हमारा लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनर के अंदर डालते हैं तो वैक्यूम फिलिंग से क्या होता है कि वैक्यूम प्रोड्यूस होता है, तो उस वैक्यूम को बाहर निकालने के लिए डिलीवरी ट्यूब का यूज़ किया जाता है, और उस डिलीवरी ट्यूब से, डिलीवरी जो ट्यूब होती है उससे जो वैक्यूम है बाहर निकाला जाता है और कंटेनर का फिलअप किया जाता है। Then filling equipment for solids, sterile solids such as antibiotics are more difficult to subdivided accurately and precisely into individual dose container than are the liquids. The rate flow of solid material tend to be slow and irregular, particularly if a finely powdered small granular particles फ्लो मोस्ट इवनली। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो फिलिंग किया जाती है इक्विपमेंट फॉर सॉलिड के लिए, तो स्टाइल जो सॉलिड होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक ड्रग है, कुछ पाउडर है, तो उसको फिल करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड ईजिली क्या होता है कि बॉटल के अंदर, कंटेनर के अंदर ईजिली फिल अप होता है, लेकिन जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर के जो फाइनली पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली कंटेनर के अंदर फिल नहीं होते। तो उसका रेट उसके क्या करना पड़ेगा, जो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ सॉलिड मटेरियल टेंड टू बी स्लो, उसका जो रेट है फिल करने का उसको स्लो करेंगे और इरेगुलर करेंगे, मतलब थोड़ा डालेंगे, थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा डालेंगे, इस हिसाब से हमने जो हमारा पाउडर सॉलिड है वो हम कंटेनर के अंदर फिल करेंगे। ओके, उसके बाद स्टराइल सॉलिड्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू कंटेनर बाय इंडिविजुअली वेइंग करके हमने डालना है कंटेनर के अंदर जो सॉलिड इंग्रेडिएंट पाउडर है वो। द ऑपरेटर कैन यूज अ स्कूप that holds a volume approximately equal to the weight of required, but the quantity filled into container is finally weighed on the बैलेंस के ऊपर कंटेनर को वे करेंगे, उसके हिसाब से जितनी 15 ग्राम की हमारी बोतल है, कंटेनर है, तो उसके हिसाब से हम हमारा ड्रग वे करके उसके अंदर ऐड करेंगे। द वन टाइप ऑफ मशीन फॉर डिलीवरिंग मेजर्ड क्वांटिटीज ऑफ फ्री फ्लोइंग मटेरियल एम्प्लॉयज एंड, तो एक टाइप की मशीन हमने ऑटोमेटिक मशीन जो होती है, जो कि सॉलिड पार्टिकल इजीली हमारे कंटेनर के अंदर जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं। एम्प्लॉयज एंड एग्योर इन द स्टेम फनेल शेप की होती है, उसके ऊपर हॉपर लगाया जाता है, कंटेनर के ऊपर हॉपर लगाएंगे और इजीली हमारा पाउडर उसके अंदर ऐड करके इजीली उसे फ्लो करेंगे। एंड अनदर फिलिंग मशीन एंड एडजस्टेबल कैविटी इन द रिम ऑफ द फिलिंग व्हील, एक एडजस्टेबल कैविटी होती है जो कि एक रिम के हिसाब से होती है, जो हमने एक फिलिंग व्हील बोल के उसको बोलेंगे, वो अप्लाई करेंगे हमारे कंटेनर पर और उसको इजीली हॉपर लगाएंगे, और हॉपर के अंदर से हमारा, जैसे कि हम मशीन में देखते थे हॉपर होता है, तो उसके हिसाब से हॉपर हमारे कंटेनर पे लगाएंगे और इजीली उसके अंदर पाउडर डालेंगे, तो इजीली पाउडर कंटेनर फिल हो जाएगा हमारे प्रोडक्ट के अंदर और कंटेनर के अंदर। सीलिंग ऑफ पैरेंटल प्रोडक्ट्स, कंटेनर शुड बी सील्ड इन द aseptic area immediately adjacent to the filling machine. In the addition to retaining the contents, a sterile product sealing of container assure the users that it has not been opened. तो सीलिंग के अंदर जैसा फीलिंग देखिए हम इजीली कैसा प्रोडक्ट हमारा फिल करते हैं। अब सीलिंग क्या करेंगे, सीलिंग ऑफ एम्प्यूल, जैसा कि हमने देखे थे इसके अंदर एम्प्यूल सीलिंग के अंदर टिप सीलिंग और पुल सीलिंग दो टाइप के होते हैं। तो हाँ, हमने इसके अंदर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में जैसे स्टडी करे थे, कैसे उसको स्टडी करे थे, वही हमने यहाँ पर देखना है। इट मे बी क्लोज्ड बाय मेल्टिंग अ पोर्शन ऑफ ग्लास नेक फ्रॉम आइदर, जैसे कि हमारे टिप और पुल सीलिंग था, तो टिप से और पुल सीलिंग में हमने जैसा कि स्टडी करते थे, तो क्या करते थे, हमने हमारे इसमें लाइब्रेरी में हमने स्टडी की थी कि एक टिप और पुल सीलिंग होता। टिप सीलिंग के ऊपर टिप को एट द सरफेस ऑफ दैट एम्प्यूल टिप, उसको हम वहाँ पर हीट करके उसको उसको क्लोज करेंगे। लेकिन पुल सीलिंग में क्या करते थे हम कि जो एम्प्यूल्स का जो नेक का जो सरफेस होता है, सामने का जो सरफेस होता है, उसके अंदर हमको हीट करके बर्नर के ऊपर रोटेट करके उसको हीट करेंगे और उसको ओपनिंग को क्लोज करके और उसको पुल करके साइड में ऐसे उसको पुल करके निकालेंगे, तो उसको पुल सीलिंग बोलेंगे। ग्लास को मेल्ट करके उसको पुल करेंगे, उसको साइड में निकालेंगे। तो ये दो टाइप के सीलिंग होती है, जो कि एक टिप सीलिंग और पुल सीलिंग बोलेंगे। द हीटिंग विथ हाई टेम्परेचर गैस ऑक्सीजन फ्लेम मस्ट बी इवन केयरली कंट्रोल टू अवॉइड गैस रिस्टोरेशन ऑफ द सील। Excessive heating of air and gases in the neck causes expansion against the soft glass with the formation of fragile bubbles at the point of seal. Pull sealing is a slower process, more reliable than the tip sealing. Powder ampoules or other type of having wide opening must be sealed by pull sealing.
जो कि पाउडर एम्पूल्स जो भरा जाता है, और अदर टाइप की जो हैवी वाइड ओपनिंग जो होती है उसको सील किया जाता है बाय पुल सीलिंग। तो मैंने जैसे बताया था उसी तरह से ट्विस्टेड करेंगे ऊपर का जो एम्पूल्स का जो पुल सीलिंग के अंदर क्या करेंगे, टिप सीलिंग हमने नहीं देखा था। टिप सीलिंग मतलब एट द सर्फेस ऑफ टिप, ऊपर के सर्फेस पे हमने उसको क्लोज करके उसको बंद करना होता है टिप सीलिंग के अंदर, उसको हीट करके। पुल सीलिंग के अंदर क्या करेंगे, तो जो ऊपर का नेक होता है उसको कंटिन्यूसली रोटेट करेंगे बर्नर के ऊपर, उसको ऐसे दबा क्लोज करते जाएंगे और एट द वन स्टेज बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद जो पुल करके हमारा जो लिक्विड वो क्या हो जाएगा, एक मेल्ट हो जाएगा ग्लास, और उसको साइड में निकालेंगे, तो उसको बोलेंगे पुल सीलिंग। इट्स समटाइम्स नेसेसरी टू डिस्प्लेस द एयर इन द स्पेस विद इन द एम्पूल्स अबाउट द प्रोडक्ट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। दिस मे बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रीम ऑफ इनर्ट गैसेस, तो N2 and CO2 ड्यूरिंग आफ्टर फिलिंग द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कुछ इनर्ट गैसेस भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, सच एज N2 and CO2 फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द एयर इन द स्पेस विद इन द एम्पूल अबाउट द प्रोडक्ट प्रिवेंट डिकम्पोजिशन। प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन होने के लिए हम इनर्ट गैसेस भी उसके अंदर ऐड करते हैं, सच एज NO2 and CO2 ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद देखेंगे सीलिंग ऑफ एम्पूल्स में वही है, द नेक्स्ट देख लेते हैं। सीलिंग बॉटल्स कार्टेज एंड वायर्स व्हेन क्लोजर्स आर टू बी इंसर्टेड बाय मशीन, द surface of the closure is usually halogenated coated with silicone to reduce friction. Aluminum caps are used to hold rubber closures in a place. Single cap, तो कुछ वायर्स होते हैं, बॉटल होते हैं, तो उसके लिए हमने एल्यूमिनियम सरफेस की जो रबर क्लोजर होता है वो हमने उससे हमने क्लोज करना है। ओके, ये थी सीलिंग एंड फिलिंग। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।